नमस्कार। पंत पड़ाव में आपका स्वागत है। आज कहानियों का सफ़रनामा में डॉक्टर जयशंकर शुक्ला जी की लिखी कहानी फैसला। तो चलिए शुरू करते हैं। दीपबंधु शर्मा सब रजिस्ट्रार के पद से निवृत्त हुए थे। उनकी पत्नी सुभद्रा एक बातूनी गृहिणी थी। स्वप्रशंसा तथा परनिंदा में उन्हें दिन काटना अच्छा लगता था। आसपास के लोग उनके पास बैठकर अपना समय बिता लिया करते थे। शर्मा जी का लड़का प्रकाश कॉलेज में अध्यापक था। घर में एकमात्र एक और सदस्य के रूप में प्रकाश की पत्नी मानसी थी। मानसी एक बच्चा चाहती थी, परंतु प्रकाश अभी कोई झंझट नहीं चाहता था। पड़ोस के बच्चों को देख मानसी मन महसूस कर रह जाती थी। शर्मा जी ने सोचा था कि रिटायर होने पर उनकी घर में इज्जत और बढ़ जाएगी। पत्नी तथा बहू बेटे में दिन कट जाया करेगा। वैसे शर्मा जी बहुत सीधे साधे, अनुशासन प्रिय तथा बेहद ईमानदार स्वभाव के थे। ईमानदार होने की सजा समाज ने उन्हें पहले ही दे रखी थी। उनकी पत्नी सुभद्रा से समाज बड़ा खुश रहता था। पर निंदा की बातें सुनना मनुष्य का स्वभाव हो गया है। दूसरों के जले में नमक छिड़कना, अपने दामन को साफ सुथरा बताना आम प्रवृत्ति हो गई है। सुभद्रा या तो घर में अपनी सहेलियों के बीच होती या फिर दूसरों की कहने औरों के घर जाया करती थी। मानसी पूरे दिन चाय बनाने में ही लगी रहती थी। कई दिन तो चाय के 2-3 दौर चल जाते थे। कभी नाश्ते का इंतज़ाम भी मानसी को करना पड़ जाता था। मानसी जब किसी के घर जाती तो लोग बस यही चाहते थे कि वह बताए कि शर्मा जी की पत्नी की शर्मा जी के साथ अनबन समाप्त हुई या नहीं। श्रीवास्तव जी के लड़के व बहू में जो लड़ाई चल रही थी वह समाप्त हुई या नहीं। गुप्ता जी बनारस से आए या नहीं आए। ढेर सारे उपहार के साथ शर्मा जी थके हारे घर पहुंचे तो घर में ताला लगा था। सुभद्रा किसी के घर गई हुई थी। बहू डॉक्टर के पास गई हुई थी। सारे गिफ्ट पैकेट शर्मा जी ने अपने मकान के सामने रखे और लगे इंतज़ार करने। फ़ोन किया तो पता चला बहू डॉक्टर के पास गई है। लोग शर्मा जी के घर के बाहर ढेर सारे पैकेटों के साथ देखते और पूछते तो शर्मा जी हंसकर कह देते, आज मैं रिटायर हो गया हूँ तो ऑफिस वालों ने उपहार दिए हैं। फिर तो भाई हमारी दावत तो बनती है, कब कर रहे हो पार्टी शार्टी? लोग पूछते, शर्मा जी कहते देखेंगे। तब तक बहू आ गई। शर्मा जी को दरवाजे पर इंतज़ार करता देख उसे बड़ा ही बुरा लगा। वह बोली, सॉरी बाबूजी, आपको मेरी वजह से परेशान होना पड़ा। अरे नहीं बेटा, परेशानी कैसी, अपने घर के पास ही तो खड़ा था। और बेटा तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया, डॉक्टर ने क्या बताया? पानी का गिलास पकड़ते हुए शर्मा जी ने अपनी बहू से पूछा। पेट दर्द था, अब अच्छा महसूस हो रहा है। प्रकाश की मम्मी रात को 8 या 9 बजे तक आएंगी। यह भी आज रात 11 बजे तक आएंगे, बहू ने शर्मा जी को बताया। शर्मा जी का मन तड़प उठा। पड़ोसी रिटायर होने का जश्न मनाने को तैयार हैं, परिवार नहीं। सुबह उठते ही बहू ने चाय की प्याली पकड़ा दी, साथ में अखबार भी रख गई। स्नान करके शर्मा जी बैठक खाने में आए तो पता चला पत्नी मिश्रा जी के पति के साथ उनकी नंद के यहाँ लड़का देखने गई है, शाम तक आएगी। प्रकाश ने जल्दी जल्दी नाश्ता आधा अधूरा किया और दूर से पिता को प्रणाम कर कॉलेज के लिए निकल पड़ा। शर्मा जी कुछ कहने को थे, परंतु मोटरसाइकिल की आवाज़ में बड़बड़ा कर रह गए। नाश्ता करने के बाद शर्मा जी चिंतित हो गए। साढ़े 6 बजे तक का समय कैसे कटेगा? टीवी कितना देखें, पत्रिका कितनी देर पढ़ें? समय काटना भारी पड़ता जा रहा था। मन मारकर शाम 5 बजे कॉलोनी के पार्क तक चल पड़े। बुजुर्गों ने अनमने ढंग से स्वागत किया। दुबे जी ने पूछा, और शर्मा जी कैसी कट रही है? सुना है रिटायर हो गए हैं।
घर पर तो बोर हो रहे होंगे। पत्नी घर पर नहीं होगी, बहू पर्दे वाली है, मुश्किल हो गई ना। आ जाया करिए हमारे साथ, आपका टाइम पास हो जाया करेगा। शर्मा जी उठने लगे तो त्रिपाठी जी ने पूछा, शर्मा जी थोड़ा समय हो तो मेरे साथ पार्षद के पास जाना था, एक से भले दो, चलेंगे क्या? शर्मा जी ने सोचा घर पर मेरा कौन इंतज़ार कर रहा है, राज़ी हो निकल पड़े। वापसी में घर आते आते 9 बज गए थे। निगम पार्षद ने रोक लिया था। पहली बार फुर्सत में गए थे, खाना खिलाकर ही छोड़ा निगम पार्षद ने। कहा, रिटायरमेंट होने वालों की दूसरी पाली मंगलमय हो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। राह चलते त्रिपाठी जी ने अगले दिन का कार्यक्रम बना लिया। जीवन के दिनचर्या ने नया कलेवर धारण कर लिया। बेकारी व बेगारी के फासले मिटाने के नए रास्ते खोज लिए गए। अब सवाल खाली बैठने का नहीं था, बल्कि व्यस्तता को अपनाने की नई राहों को स्वीकार करने का था। घर में चिक-चिक एवं झकझक से बचने तथा विवाद को दूर रखने का रास्ता सूझ गया था। अब पत्नी की डांट फटकार का विकल्प मिल गया था। अब रिटायरमेंट के साइड इफ़ेक्ट से अपने को बचाने तथा समाज में अपनी स्वीकार्यता को सिद्ध करने का नया रास्ता मिल गया था। दिन भर खाली बैठने की पीड़ा तथा परिवार की उपेक्षाओं का कष्ट अब न झेलना पड़े, इसका इंतज़ाम हो गया था। पत्नी का उलाहना, बहुओं की तीखी नज़रें, बच्चों का शोर अब काटने नहीं दौड़ता था। अब स्वयं की उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए अतीत में घटी घटनाओं को दोहराने की ज़रूरत नहीं रह गई थी। जान पहचान के नए लोगों व नए समाज ने रूखे जीवन में नई जान भर दी थी। यह संसार सदा से उपयोगी चीज़ों व लोगों का वर्ण करता है, अनुपयोगी लोगों वस्तुओं का सतत क्षरण होता रहता है और उनके अंत के साथ एक कथा का पटाक्षेप होता है तथा नई कहानी की शुरुआत। इसीलिए अपनी उपयोगिता बनाए रखने का कार्य तथा समाज को इसे स्वीकार करने के पहल का कार्य हमारे लिए अति आवश्यक है। घर में घुसते ही बेगम गुस्से से लाल पीली हो रही थी। रिटायर हुए नहीं कि घूमना फिरना शुरू कर दिए, यह नहीं कि घर के काम में हाथ बटा देते, लफंडराई शुरू कर दिए। मम्मी जी, मानसी ने टोकना चाहा। अरे बहू, तू नहीं जानती, आज़ादी मिली है ना, मौज तो उड़ाएंगे ही। प्रकाश चुपचाप एकटक मम्मी को देखे जा रहा था। चाहते ही यही थे कि हाथ पैर ना डुलाना पड़े, रोटी मिलती रहे। शर्मा जी अवाक चुपचाप सुनते रहे, जाकर अपने कमरे में सो गए। प्रकाश माँ को समझाने का प्रयास करता रहा, पर सुभद्रा तो अपनी ही रौ में थी। बहू ने खाने को पूछा। शर्मा जी ने कहा, बेटा तुम सब लोग खा लो, मैं खाकर आया हूँ। शर्मा जी क्रोधित हो गए हैं, यह जानकर फिर किसी की हिम्मत शर्मा जी से बात करने की नहीं हुई। लगातार उपेक्षा व्यक्ति को चिड़चिड़ा बना देती है, आत्मसम्मान पर ठेस हमें अंदर तक आहत कर जाती है। भूख प्यास सभी कुछ अवसाद के क्षणों में दूर हो जाता है। जब भी समाज में हमें उपेक्षित समझकर हमारे साथ व्यवहार किया जाता है, हम दुखी व कुंठित हो जाते हैं। कुंठा से हताशा का जन्म होता है और इस तरह से व्यक्ति तिल तिल कर जीने को विवश हो जाता है। निराशा क्रोध और उन्माद को बढ़ाती है। ऐसे में हमारी जिम्मेवारी है कि हम संयम से काम लें। यही इस जीवन का सत्य है। इसी को जान लेना शायद सामाजिकता का परम लक्ष्य है। समाज स्वीकार एवं अस्वीकार इसी एक तथ्य के आलोक में लोगों को कराता है। संवाद इसकी पहली सीढ़ी है। संवादहीनता कई तरह के झगड़ों की जड़ है। संवाद कायम रखकर हम विवादों को कम कर सकते हैं। अगले दिन शर्मा जी त्रिपाठी जी के साथ एसडीएम दफ्तर चले गए। वहां जाकर शर्मा जी ने देखा एक बुजुर्ग जिनकी उम्र 64-65 के आसपास थी, टाइपिंग किए जा रहे थे। लोग उसे 15 से 20 रुपये प्रति पेज टाइप करने का दे रहे हैं। वह जाकर उनसे पूछने लगा,
इस उम्र में इतनी मेहनत। जवाब था, घर वाले कहाँ बैठकर खाने दे रहे हैं, और बीवी नहीं है, बच्चे नहीं हैं। शर्मा जी ने पूछा, अजी उसी का तो रोना है, बीबी रात दिन जहर उगलती है। बुजुर्ग ने कहा, साहब ने नौकरी से निकाल दिया, इस बुढ़ापे में मुझे कौन रखता। स्कूल वाले 500-700 रुपये महीने देने को तैयार थे। यहाँ से मैं 10,000 रुपये महीना कमा लेता हूँ। कोई चिक चिक नहीं, कोई झमेला नहीं। इतने में जूस वाला एक गिलास जूस रख गया। उसे एक गिलास जूस और लाने को बोल यादव जी ने ग्राहक से पूछा, अरे भाई क्या बनवाना है। अदालतों में वकील एवं मुंशी के साथ टाइपपेस्ट, फोटोकॉपी करने वालों जैसे लोगों का रोज़गार परिसर में साथ साथ चलता रहता है। अपनी मुसीबतों व दुश्वारियों से परेशान हैरान व्यक्ति इन सभी के लिए ग्राहक के तौर पर होता है, जिससे ये मनमाफिक वसूली करने में दक्ष होते हैं। पास पास सीट व ठिया होने के कारण ग्राहक के बिदक जाने या दूसरे किसी दुकान वाले द्वारा तोड़ लिए जाने की संभावना होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए येन केन प्रकारेण ग्राहक को बहकने ना देने के लिए लोग कटिबद्ध होते हैं। इनमें बार्गेनिंग भी आ जाती है। उसी काम के लिए अलग अलग रेट का होना ग्राहक के लिए नए नए राह खोलता है। वह एक काम के लिए कई दुकानों पर उसका रेट के संबंध में बातचीत करता है। इसी बात के मद्देनज़र आने वाले ज़रूरतमंद लोगों से उनकी ज़रूरतों को पूछकर उसके अनुसार उन्हें संतुष्ट करके तथा तसल्ली बख्श कार्य करके मार्केट में अपनी साख बनाने की कोशिश हर दुकानदार अवश्य ही करता है। जी मुझे अपनी बीवी से तलाक चाहिए, उसी का एप्लीकेशन लिखवाना है, ग्राहक ने उत्तर दिया। भाई वकील के पास चला जा, वो लिखवा देंगे, यादव जी ने उत्तर दिया। शर्मा जी ने कहा, अच्छा पूरी बात सुनाओ, तुम्हारा एप्लीकेशन यहीं बन जाएगा। शर्मा जी ने अपने अनुभव का फ़ायदा लेना चाहा। यादव जी ने कहा, भाई देखो 20 रुपये ड्राफ्टिंग के और 20 रुपये टाइपिंग के तथा 12 रुपये स्टाम्प पेपर के, कुल 52 रुपये लगेंगे। मुझे तलाक मिल जाएगा ना? ग्राहक ने पूछा। भाई ये तो जज साहब ही बताएंगे, हम तो एप्लीकेशन लिख सकते हैं, यादव जी ने उत्तर दिया। एक काम में 52 रुपये पाकर यादव जी खुश हो गए और कहने लगे, बताइए शर्मा जी आप क्या करते हैं? पूरी कथा सुनकर यादव जी मुस्कुराए और बोले, हम दोनों की एक सी स्थिति है, फ़र्क बस इतना है आप पेंशन वाले हैं और मैं बिना पेंशन वाला। क्यों ना आप यहीं बैठें, समय भी कट जाएगा, पैसा भी मिल जाया करेगा। सलाह देते रहिए, ड्राफ्टिंग कर दीजिएगा, मैं टाइप का कार्य ले लिया करूँगा। बाबूजी आज कौन सी सब्जी दूँ? यादव जी ने सब्जी वाले से मनपसंद सब्जी खरीदी, फिर अपना लंच बॉक्स लिया और घर चल पड़े। अगले दिन से शर्मा जी यादव जी के साथ ही बैठने लगे। ड्राफ्टिंग तथा ग्रुप बातचीत के साथ समय कटने लगा। शर्मा जी लंच बॉक्स लेकर आते, वह भी सब्जी घर पर खरीद कर ले जाने लगे। शर्मा जी अपने इस निर्णय से खुश थे। घर वाले कहने लगे, शर्मा जी ने दूसरी नौकरी कर ली है। समाज हमारा मूल्यांकन उपलब्धियों तथा व्यस्तताओं के आधार पर करता है। खाली होना सबसे बड़ा अपराध है और इस अपराध को करने वाले के प्रति समाज बहुत ही क्रूर व्यवहार करता है। समाज में स्वयं की उपयोगिता को बनाए रखने के लिए हमें सक्रिय रहते हुए क्रियाशील रहना होता है। इसमें यह भी ध्यान रखने की बात है कि हमारी सक्रियता सकारात्मक होनी चाहिए। यदि हम समाज में प्रभावी भूमिका निभाते हैं तथा इससे समाज के लोगों का लाभ होता है, तो हमारा मान सम्मान कायम रहेगा तथा लोगों के बीच, परिवार के बीच, समाज के अन्य तबकों के बीच हमारी स्वीकार्यता बनी रहेगी। यही एक मंत्र है जो कुदरत का फैसला हमारे पक्ष में लाने में सक्षम है। तो ये कहानी थी फैसला। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।
नमस्कार।